हम चलते हैं एक बार फिर चक्रवाती तूफान निसर्ग से जुड़ी खबरों पर। इस वक्त मुंबई के काफ़ी करीब से ये तूफान गुजरा है, लेकिन मुंबई के ठीक ऊपर से नहीं गुजरेगा। अलीबाग में तट को पार करने के बाद अब ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अगले 4-5 घंटे में कमज़ोर पड़ जाएगा। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश गुप्ता और एनडीआरएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल, यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह। आपका स्वागत है सर। अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि इस तरह के जो चक्रवात हैं, अब जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अभी तक इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। अरब सागर से बहुत कम तूफान उठते हैं इस तरह के, उसकी वजह क्या है बंगाल की खाड़ी के मुकाबले? और इस तरह के तूफानों में सबसे ज्यादा सतर्क किनको रहना चाहिए? एक हम बात करते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, उसकी क्या खासियत है और सबसे ज्यादा तेज हवाएं कहां चलती हैं तूफान के, चक्रवाती तूफान के आसपास? देखिए, जो तूफान है ये आपने सही कहा कि बंगाल की खाड़ी के कंपैरिजन में अरब सागर में तूफान की संख्या कम होती है। और उसका कारण ये है कि एक तो जो बंगाल की खाड़ी का जो पूरा टोटल क्षेत्र है वो ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी के जो समुद्र तल का तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा होता है रेगियन सी के कंपैरिजन में। और उसमें और भी कुछ डायनिकल उसके फिजिकल रीजंस हैं, पर जनरली ये माना जाता है कि अगर साल में लगभग 5 चक्रवात आते हैं तो 4 बंगाल की खाड़ी में और 1 इस तरह का अनुपात होता है। और यहाँ भी देखना पड़ेगा कि जो 2 सीज़न होते हैं चक्रवात के होने के, एक तो प्री मानसून होता है अप्रैल मई और पोस्ट मानसून अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ज़्यादातर ये साइक्लोन जो प्री मानसून में या इस दौरान होते हैं, जो अभी हो रहे हैं, ये ज़्यादातर गुजरने के बाद इनका जो दिशा होती है वो नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में चले जाते हैं और मुंबई की तरफ मुड़ने की संभावना कम होती है, एटलीस्ट इस सीजन में। लेकिन ये कुछ एक अलग स्थिति बनी जिसने यहाँ आए, जो पूरे चक्रवात का एक कैरेक्टर होता है। पहली बात तो ये कि अगर चक्रवात एक जगह क्रॉस कर रहा है, जैसे मुंबई क्रॉस कर रहा है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट साउथ वाले सदर्न एरियाज में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर जो विंड हैं वो सी से आ रही हैं, और जो उसके नॉर्थ वाले इलाके हैं, जहाँ से आई के नॉर्थ का जो इलाका है, वहाँ का विंड जो है वो लैंड से आ रही है, इसलिए वहाँ इम्पैक्ट कम होता है। इसके साथ ही एक और चीज़ जाननी जरूरी है कि चक्रवात के साथ 3 मुख्य डैमेज पोटेंशियल उसके जो है रीजन हैं। पहला तो ये कि स्ट्रॉन्ग विंड होती है, साथ में बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर साइक्लोन सीवियर है तो स्टॉर्म सर्ज होता है, यानी कि जो समुद्र से साथ में जो उसके साथ जो वेव आती हैं वो जो अंदर की ओर सी की हो जाती हैं। लेकिन ये वेव हमेशा, मैंने जैसा कहा, ये जहाँ से आई क्रॉस करती है उसके सदर्न पार्ट में ही होता है। नॉर्दर्न पार्ट में ये समुद्र की जो उछाल है वो कम होती है या नहीं होती है। तो ये एक फर्क है। तो साइक्लोन का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। इसको जो क्रॉस करते समय इसके 2 पार्ट बिल्कुल आपके एकदम साफ लगेगी कि अगर साउथ का इलाका ज़्यादा डैमेज पोटेंशियल उसका होता है, नॉर्थ के इलाके में कम डैमेज पोटेंशियल होता है। जी, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, हम आपके पास आएंगे और ओपी सिंह जी आपके पास आएंगे। वर्सोवा में हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हैं। सुनील, आप अभी जहां पर हैं, कुछ देर पहले हवाएं चल रही थी, आपका छाता नहीं संभल रहा था, अब मैं देख रहा हूं कि आप छाता ठीक से पकड़े हुए हैं। क्या हवाएं अब वहां पर उनकी रफ्तार कम हो गई है? सुशील, ऐसा है कि रह रहकर हवाएं तेज हो जा रही हैं और रह रहकर धीमी भी हो जा रही हैं, तो एकदम से एक रूपता नहीं है इन हवाओं में। कुछ देर पहले ही दूसरा एक छाता था जो वो बिल्कुल टूट गया, उल्टा हो गया, इतनी तेज हवा आई थी।
और बारिश का भी यही आलम है कि कभी धीमी हो जा रही है और कभी तेज हो जा रही है। तो अभी आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ, वैसे तो बादल छाया हुआ है, बारिश हो रही है, हवा भी बह रही है, लेकिन कोई ऐसी नहीं कह सकते कि जैसे कि एक तूफान का जो असर होता है उस तरह का माहौल यहाँ पर नहीं है। तो ये यहाँ पे मानकर चला जा रहा है कि शायद खतरा अब जो था ये टल चुका है। वैसे यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, मुंबई में वर्सोवा की, जहाँ पर की स्थिति बहुत ही सामान्य है। वैसे जो अभी जो इस तरह का हालात हैं, ऐसे तो मुंबई में बरसात में अक्सर होता है, रोजाना इस तरह के हालात होते हैं, हवाएं इतनी हवाएं चलती हैं और इससे भी ज़्यादा बारिश भी होती है, लेकिन आज तो बारिश कम। देखिए अभी फिर से ये हवाएं चल रही, तो ये रह रहकर ये इस तरह से हवा का एक झोंका आता है जो कि बहुत तीव्र होता है, जिससे यही वजह है कि अलग अलग जगहों से जो शिकायतें आ रही हैं कि ये पेड़ जो है गिर रहे हैं, और पेड़ गिरने की शिकायतें मुंबई के हर एक इलाके से, हर एक कोने से आ रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक किसी तरह की जनहानि की, नुकसान की बात नहीं है। कुछ एक जगह पर एक चारदीवारी की कुछ दीवार भी गिरी थी, लेकिन जो एक खतरा था और अंदेशा था कि बहुत तेज गति से हवाएं चलेंगी जब तूफान आएगा और लैंडफॉल होगा अलीबाग में, उसका प्रभाव यहाँ तक आएगा, वो नहीं रहा। ये एक राहत की बात है फिलहाल। मैं मुंबई उपनगर की बात कर रहा हूँ। हाँ, दक्षिण मुंबई में जरूर इससे ज्यादा तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी वहाँ पे तेज बताई जा रही है। जी शुक्रिया सुनील। हम आपको देख पा रहे हैं दक्षिण मुंबई में ज़्यादा हवाएं इसलिए चल रही हैं कि वो अलीबाग के ज़्यादा करीब है, और जो साइक्लोन है, चक्रवाती तूफान है, उसकी पेरीफेरी के काफ़ी करीब पड़ता है। हमारे साथ एनडीआरएफ के पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह जी भी हैं। ओपी सिंह जी, अभी पिछले कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और उसकी वजह से एनडीआरएफ की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एनडीआरएफ को जिस तरह से तैयार किया गया और उसको बनाने में आपकी भी एक बड़ी अहम भूमिका रही। देश भर में अब एनडीआरएफ की यूनिट तुरंत हरकत में आ जाती हैं। तो क्या ड्रिल होता है ऐसे समय में एनडीआरएफ का, उसका मैंडेट क्या होता है, क्या क्या सतर्कता एनडीआरएफ बरतती है ऐसे समय पर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यदि हम इसको कुछ पास्ट हिस्ट्री में ले जाएं, 1999 के उड़ीसा सुपर साइक्लोन में, तो हमारी सबसे बड़ी कमी थी वो दो थी। एक तो हमें टाइमली इसका प्रेडिक्शन नहीं मिल पाता था, सही समय पे क्या पूर्वानुमान होगा ये हमें नहीं पता चल पाता था, और दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बहुत ही रूडिमेंट्री था, बहुत ही एंटिक्वेटेड था। आज की स्थिति ये है कि हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और हमारा एक टाइमली एक प्रेडिक्शन हमको आईएमडी के थ्रू मिलता है, और ये दोनों चीज़ों के कारण, चाहे वो फाइलिन का चक्रवात हो, साइक्लोन हुडहुड हो, या आज हम निसर्ग की बात कर रहे हैं, इन सभी चक्रवात में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाता है आईएमडी के द्वारा, जिसके कारण हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत ही क्विक होता है। हम सबसे पहले इवैक्यूएशन पे जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो है वो इवैक्यूएट कैसे, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, आप जानते ही हैं कि लगभग 7500 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया है इंडिया में, और उसमें लगभग 5700 ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोन है साइक्लोन। ये बात सही है कि वेस्टर्न एरियाज में सीवियर साइक्लोन्स की दशा और उसकी तीव्रता और उसकी रेगुलरिटी बहुत कम थी, मोस्टली हमने ईस्ट कोस्ट में देखा है। लेकिन जहां भी हम लोगों ने किया है, इस बात को हम ख्याल रखते हैं कि हम इवैक्यूएट कितनी जल्दी कर सकते। इवैक्यूएशंस जितनी जल्दी हो और जितनी बड़ी मात्रा, बड़ी संख्या में हो सके, ये हमारी तैयारी का पहला कदम है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि इमीडिएटली स्थानीय प्रशासन जो है डूज एंड डोंट्स को डिसिमिनेट करता है। हमें इन सब चीजों के 48-96 घंटे पहले हमें क्या करना है। हम जानते हैं कि उससे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं। रोड्स टूट सकते हैं, मकानें गिर सकती हैं, खासकर जो थैच्ड घरें हैं, जो कच्चे मकान हैं वो ज़्यादा गिरते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों के उसमें हम देखें तो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हमारा जरूर होता है। बहुत सी सुविधाओं से हम वंचित हो जाते हैं, ट्रेन डाइवर्ट हो जाते हैं, एरोप्लेन्स को हमें रोकना पड़ता है, बहुत सी मेडिकल सेवाएं हमें देनी पड़ती है। और आज की चुनौतियां तो हमारी बहुत ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र जो हमारा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है कोरोना से, उसी में ये इस प्रकार का चक्रवात आ रहा है। तो बहुत खुशी की बात इस बात की है कि हमें जो संकेत मिल रहे हैं आईएमडी के द्वारा और आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स के द्वारा कि इसकी तीव्रता में कमी आ रही है, और मैं समझता हूं कि मुंबई पहुंचते पहुंचते इसकी तीव्रता और इसकी गति में भी कमी आएगी। जैसा कि पहले के एक स्पीकर ने बताया कि 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना
स्पीड क्या है, रेन्स कितने हो रहे हैं और सर्च कितना है। मैं समझता हूँ इन तीनों में कमी आ रही है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जहां तक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और ऑपरेशनल रेडीनेस की बात है, मैं समझता हूँ कि स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार सभी ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारी एनडीआरएफ की टीम एडिक्वेट नंबर में डिप्लॉयड है कोस्टल एरियाज में। नेवी और कोस्ट गार्ड को भी स्टैंड बाई में रख दिया गया है। फायर ब्रिगेड के लोग भी वहां पे हैं। एक सबसे बड़ी कमी जो संभवतः इस चुनौती के दौरान हो सकता है वो है कि हमारा जो कम्युनिटी अवेयरनेस और कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात जो अक्सर करते हैं, यदि कोरोना नहीं होता तो शायद हमें कम्युनिटी का बहुत ज्यादा फायदा हो, उस इंगेजमेंट का फायदा हो, तो शायद हम नहीं ले पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी हमारी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म देखा है इंडिया के जी इसकी 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 जो इसकी जो सार्थकता है कई जी ओपी सिंह साहब, आपकी आवाज़ हमारे तक थोड़ा कम आ रही है। सुनील, हम ये अपनी जो बातचीत है वो जारी रखेंगे। सुनील इस वक्त वर्सोवा में है। सुनील, अच्छी बात यह है, मौसम विभाग ये कह रहा है कि मुंबई के करीब से होते हुए, ठाणे के करीब से होते हुए गुजरेगा, मुंबई के ऊपर से नहीं गुजरेगा, जो मुंबई के लिए एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, जैसे ठाणे का जो इलाका है, वहाँ भी अभी तेज़ हवाएं अब चलनी शुरू हो गई होंगी। इसके अलावा कुछ देर बाद पालघर में, फिर वलसाड़ और नवसारी, गुजरात के जो ज़िले हैं, उस तरफ ये बढ़ेगा अगले 3 घंटे में और उसके बाद ये कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये रही कि इस बार तैयारियां समय पर कर ली गई। हालांकि महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान को लेकर तैयारियों का वैसा ड्रिल हमेशा नहीं रहा होगा जैसे वो ओडिशा या पश्चिम बंगाल में रहता है या आंध्र प्रदेश की तरफ रहता है। लेकिन आपने इतने समय में तमाम तरीके से तैयार होते हुए देखा अलग अलग बलों को। इस बार कैसी तैयारियां थी, कितनी अच्छी तैयारियां थी? अगर हम ये माने कि ये चक्रवाती तूफान अब मुंबई को बहुत नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा है, लेकिन तेज हवाएं जरूर चलेंगी मुंबई के, खासतौर पर दक्षिणी मुंबई के इलाके। देखिए सुशील जी, बहुत कई सालों में सीधे सीधे मुंबई किसी तूफान के प्रभाव क्षेत्र में आएगी या फिर महाराष्ट्र में लैंडफॉल होगा, इस तरह की बात हुई नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा तैयारियां हमें कभी इस तरह के तूफानों में देखने को नहीं मिली। हाँ, कई बार चक्रवाती तूफान जो बढ़ता था वो गुजरात के तट पर जाता था, तो उसका जो असर है वो पालघर और कुछ इलाकों में दिखाई पड़ता था और उसकी खबरें आती थी। तो वहाँ पर हमने पालघर में इस तरह की तैयारियां हमने बहुत बार देखी है कि घरों को, मकानों को खाली कराया गया है, लोगों को एहतियातन जो है कि पक्के मकानों में ले जाया गया है या स्कूलों में ले जाया गया है। मछुआरों को चेतावनी देने की बात तो हमेशा होती रही है। हाँ, लेकिन इस बार मुंबई में अगर मैं कहूँ तो मुंबई में बहुत ही व्यापक तैयारियां हमें देखने को मिली। और इतने सालों से मैं भी न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, कई खबरों को कवर करता हूँ, लेकिन कभी इसके पहले तूफान आने वाला है मुंबई में और इस तरह का डर नहीं लगा था जिसने का डर और भय इस बार घर कर गया था। क्योंकि जो पूर्वानुमान आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहेंगी, तो और साथ ही तेज बारिश होगी। और ये डर का वजह 2 थी। एक तो ये कि पहले इस तरह की बहुत अट्टालिकाएं नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हाल के सालों में बढ़ गई हैं। और दूसरे पूरा जो प्रशासन है इस बार वो कोरोना से लड़ने में पूरा जुटा हुआ था, पूरा ध्यान वहाँ पर था। तो मानसून के पहले जो तैयारियां की जाती हैं, नाले सफाई और बाकी सब जगह जगह पर जो लो लाइन इलाके वहाँ पर पंप लगाना, पंपिंग स्टेशन लगाना, इस तरह के जो था वो सब इस बार उस गति से नहीं हो पाया था। तो एक डर जरूर मन में था कि अगर तेज़ बारिश हुई और तेज़ हवा भी हुई तो क्या होगा। अगर बारिश का पानी तो फिर नालों में जमा रहेगा, फिर सड़कों पर आएगा, लोगों के घरों में जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार हमने देखा दमकल विभाग भी जो है मुंबई का, वो पहले से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, कई उनके पास उपकरण है, उन्होंने अपनी क्षमता भी बढ़ाई है अलग अलग। इस बार जैसे उनसे बात कर रहा था मैं, तो उनका कहना था कि केमिकल भी अगर लीक हो कहीं होता है, मान लीजिए कोई हादसा होता है और उस दौरान जहाँ हादसा हो वहाँ कुछ केमिकल हो, लीक हो की बात हो, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो तैयारियाँ बहुत युद्ध स्तर पर थी। और एनडीआरएफ ने भी इस बार अपनी 5 टीमें यहाँ पर, 3 टीमें तो पूरे मैदान में है और 5 टीमें रिजर्व रखी गई, लगभग 8 टीमें यहाँ पर है, एहतियातन लगा दी गई थी। तो बहुत बढ़िया और हम कह सकते हैं कि तालमेल के साथ अच्छा काम हुआ। एक क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा तूफान का और
अगर बहुत बड़ा तूफान आएगा तो ज़्यादा नुकसान और क्षति हो सकती है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात रही कि मुंबई हर बार की तरह इस बार भी बच गई। तूफान जो है समझिए छूते हुए निकल गया है, हालांकि उसका प्रभाव अभी भी है। अभी भी मुंबई अलर्ट मोड पे है। जैसे मैं आपको अभी दिखाना चाहूँ तो ये जो मकान है जो कि इस वर्सोवा बीच के तट से एकदम लगे हुए हैं और थोड़े से झुग्गी जैसे भी दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, प्लास्टिक के लगे हैं और साथ ही कुछ पक्के जैसे मकान भी लग रहे हैं, हालांकि ये झुग्गी बसी है। तो ये सब पूरा सा अभी खाली करा दिया गया है। है और हालांकि अभी कुछ लोग आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि अब लगता है खतरा थोड़ा सा टल गया, उनको भी समझ में आया। लेकिन अभी भी मकानों को खोला नहीं गया है, ताले लगे हुए हैं, पुलिस वहाँ भी पुलिस यहाँ मौजूद है। तो अलर्ट पे जो मोड है वो फिलहाल अभी भी बना हुआ है, जबकि अब उतनी जो आसार हैं वो लगभग खत्म हो गए हैं और तूफान का जो प्रभाव है यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि कम से कम इस वर्सोवा बीच पे इस इलाके में उपनगर में तो बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है। जी शुक्रिया सुनील इस जानकारी के लिए। तो अच्छी बात यह है कि मुंबई से ये खतरा उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नवी मुंबई जो थोड़ा सा पूर्व की तरफ पड़ता है मुंबई से और उस तरफ आप देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीरें, वहाँ पेड़ कई जगहों पर टूट गए हैं। तो नवी मुंबई के करीब ज़्यादा है ये तूफान, जो अब आगे ठाणे पालघर की तरफ बढ़ेगा और फिर बाद में गुजरात के नवसारी ज़िले की ओर पहुँचते पहुँचते काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो जिन इलाकों से तूफान गुजरता है उन इलाकों में पुराने पेड़ सबसे ज़्यादा उसका शिकार बनते हैं और कई जगहों पर इस तरह के पेड़ गिरे हुए दिख रहे हैं। और कई जगहों पर पेड़ इसलिए भी गिरते हैं क्योंकि पेड़ों के आसपास जड़ों पर इतना सीमेंट लगा दिया जाता है कि पेड़ों को बहुत मजबूत पकड़ उनकी ज़मीन में नहीं रहती और इस तरह की हवाओं का वो शिकार बनते हैं। तो अच्छी बात यह है कि जन धन की बहुत बड़ी हानि की अभी तक खबर नहीं मिली है। ब्रेक के बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर अखिलेश गुप्ता और NDRF के पूर्व DG OP सिंह बने रहे। तो हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान निसर्ग की। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जो क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के भी इंचार्ज हैं भारत में, और प्रोफेसर और OP सिंह जी जो NDRF के फॉर्मर DG हैं। अखिलेश जी, हम बात कर रहे थे कि अब ये तूफान मुंबई से टल गया है, नवी मुंबई में पेड़ कुछ उखड़ रहे हैं और ये गुजरात के नवसारी तक जाते जाते काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन सभी लोग जानना चाहते हैं कि चक्रवाती तूफान जब दिखता है सैटेलाइट से या मैप में जब हम दिखाते हैं तो एक एरिया होता है बीच का जिसको हम आई कहते हैं, और लोग कहते हैं आई के बीच में बिल्कुल शांति होती है। क्या उसके बीच में बिल्कुल शांति होती है और क्या उस शांति के को मानते हुए किसी को लापरवाह हो जाना चाहिए? देखिए ये का जो पहली बात तो ये कि ये गलतफहमी बहुत से लोग रखते हैं कि साइक्लोन जो है एक मिसाइल की तरह आया और एक जगह हिट किया और चला गया। एक्चुअली अगर देखें तो साइक्लोन का टोटल एरिया 1000 से 1500 किलोमीटर तक का होता है, इसलिए उसको एक केवल एक पर्टिकुलर जगह को हिट नहीं करता, बल्कि वो बहुत लार्ज एरिया को इम्पैक्ट करता है। जो साइक्लोन की आई होती है, जैसे इस साइक्लोन की आई है, इसकी लगभग उसका डायमीटर जो है 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर है। तो आई के चारों तरफ जो होता है वो एक बहुत ही इंटेंस एरिया जिसको कहते हैं आई वॉल, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इंटेंस कन्वेक्शन या क्लाउडीनेस और रेनफॉल का एरिया भी माना जाता है वो। और इसलिए साइक्लोन की आई अगर कहीं शांत साइक्लोन क्रॉस कर रहा है और किसी जगह पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हवा बिल्कुल बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि अब जो है हवा और तेज होने वाली है, क्योंकि वो जो साइक्लोन का आई वॉल है वो अभी आया नहीं है, क्योंकि वो साइक्लोन क्रॉस करने के बाद उसका आई वॉल जब आएगा तो वो ज़्यादा इंटेंस जो है उसमें स्ट्रॉन्ग विंड होगी और हैवी रेन होगी। अच्छी बात यह है यहाँ पर जो क्रॉसिंग हुई है वो मुंबई के साउथ में हुई है, और इससे एक अच्छी बात ये हो गई कि जो मैंने जैसा कहा कि सदन के जो
दक्षिणी पार्ट हैं उनमें ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है, क्योंकि वहाँ हवाएं सी की तरफ से आती हैं और जो नॉर्थ के इलाके होते हैं वहाँ हवाएं घूम करके लैंड की तरफ से आती हैं। जैसे जैसे ये साइक्लोन अंदर जाएगा और वैसे वैसे, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं कि जो साइक्लोन को एनर्जी नहीं मिलती है, सी के ऊपर जब रहता है तो एनर्जी रहती है उसके पास, जैसे ही वो लैंड के अंदर इंटर कर जाता है तो उसकी एनर्जी सोर्स ख़त्म हो जाता है और इसलिए वो जल्दी से डिसिपेट होने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि जो सी पे उसको इवन सतह मिलती है, लेकिन वो लैंड के पास जाने के बाद उसको अनइवन सतह मिलती है, तो फ्रिक्शन फोर्सेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये दोनों कारण की वजह से डिसिपेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो जैसे कि साइक्लोन क्रॉस करने के ज़्यादातर अधिकतर केसेस में देखा गया कि 24 घंटे के अंदर वो साइक्लोन डिसिपेट होने लग जाता है और बहुत वीक हो जाता है। जी अखिलेश जी हमारे साथ ओपी सिंह जी भी हैं। ओपी सिंह जी, अभी मैं बात कर रहा था ब्रेक के दौरान, जो तमाम काम को देख रहे हैं एक वरिष्ठ अधिकारी, उनका कहना है कि हमारा इस बार लक्ष्य था नो ह्यूमन लॉस, कोई भी एक भी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। और उनका कहना है कि हम दिन रात लगातार निगाह रखे हुए थे और सारी नावों को वापस बुला लिया गया था। पहले ही कल शाम तक समुद्र में जितनी नावें गई थी, जितने शिप्स थे, उन सबको वापस बुला लिया गया था और एक एक आदमी, एवरी पर्सन वाज अकाउंटेड फॉर। पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके हुए हैं। शायद उसकी वजह यह है कि अब प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है और अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है पूरा सिस्टम, एनडीएमए, एनडीआरएफ, इस सब से निपटने के लिए। ठीक, बिल्कुल सही। जहाँ तक लॉस का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। और जो पहले आपने कहा कि टाइमली इंटरवेंशन, जो प्रेडिक्शन है हमारा कितना एक्यूरेट होता है, उस प्रेडिक्शन के आधार पर हम कितनी जल्दी इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू करते हैं। जितनी जल्दी हम इवैक्यूएशन शुरू करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा और लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को हम किस तरह रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोन के स्पीड पे, उनके तीव्रता पे, रेन्स के तीव्रता पे, इन सबों पर भी निर्भर करता है कि हमारा लॉस कितना हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों और अर्बन क्षेत्रों में इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि हमारे मकान के प्रकार किस प्रकार के हैं, पावर का क्या वहाँ पे वो है, कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या है, पेड़ कैसे गिर रहे हैं और कहाँ गिर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाने का रास्ता किधर हुआ, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा डैमेज कितना मिनिमाइज। जैसा मैंने पहले कहा, साइक्लोन में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और फाइलिंग उनको 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। तो ये हमारी मैकेनिज्म, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का ही काम है कि हम लोगों ने ह्यूमन लॉसेस को बहुत कम कर दिया, बहुत मिनिमाइज कर दिया। और मैं समझता हूँ कि उसकी तीव्रता और इन सबों की तैयारियों के पीछे हमारा ये असेसमेंट होगा कि हम जानों को कितनी जल्दी, कितनी देर तक, कितनी कम मात्रा में जाने दें। जी शुक्रिया ओपी सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं और अच्छी बात यह है कि मुंबई के करीब से ये तूफान गुजरा है। बहुत ज़्यादा मुंबई में नुकसान नहीं हुआ, कुछ नुकसान का हो सकता है बाद में धीरे धीरे खबरें आएँ, लेकिन नवी मुंबई में काफ़ी पेड़ उखड़े और धीरे धीरे ये ठाणे पालघर के करीब से होता हुआ गुजरात में नवसारी की ओर बढ़ते हुए कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन चक्रवाती तूफान के साथ कई और दिलचस्प बातें हैं जिन पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे।